नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा में। बच्चों, आज का टॉपिक है अनुसंधान प्रस्ताव, अनुसंधान रूपरेखा या अनुसंधान योजना। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च सिनॉप्सिस या रिसर्च प्लान। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि रिसर्च सिनॉप्सिस या रिसर्च प्लान क्या होता है और इसको कितने स्टेप में कंप्लीट किया जाता है, किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो हम जानें कि कोई अनुसंधान करता कोई भी औपचारिक अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले एक रिसर्च प्लान या रिसर्च योजना तैयार करता है। चाहे वो किसी उपाधि के लिए रिसर्च या अनुसंधान शुरू करने जा रहा हो या किसी संस्था द्वारा कोई अनुदानित रिसर्च का प्रोसेस हो, उसमें भी हमें रिसर्च प्रस्ताव को बनाना पड़ता है और उसी रिसर्च प्रस्ताव यानी रिसर्च प्रपोजल के द्वारा उसकी इम्पोर्टेंस, उसका जो तरीका है प्रेजेंट करने का यानी रिसर्च के प्रस्ताव का, उसको चेक करके स्वीकृत करके ही रिसर्च को प्रूव्ड या अप्रूव्ड किया जाता है। तो रिसर्च प्लान एक ऐसी प्रोसेस है जिसको कोई भी रिसर्चर रिसर्च शुरू करने से पहले फॉर्मल तरीके से रिसर्च कोई प्रारंभ करे, इससे पहले रिसर्च सिनॉप्सिस को मेंटेन करता। आप लोग भी पीएचडी या किसी और चीज के लिए, किसी और रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जाते होंगे किसी एक्सपर्ट के पास या गाइड के पास, तो वो आपसे बार बार कहता होगा कि रिसर्च सिनॉप्सिस बना के लाओ तो हम देखें तुम्हारे आइडिया क्या है, कैसे करना चाहते हो। तो रिसर्च प्रपोजल ऐसा ही एक प्रस्ताव होता है जिसमें सारे थॉट और आइडिया और सारी प्रोसेस के बारे में आप फंडामेंटल बताते हो। अगर हम इसको और सरल भाषा में बताएं तो रिसर्च प्रस्ताव एक प्रकार का, जैसे आपने देखा होगा भवन बनाए जाते हैं। जब कोई भवन बनाया जाता है तो उसकी पहले से रूपरेखा यानी ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है और वो ब्लूप्रिंट के आधार पर ही उस पूरे मकान का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक वैसे ही रिसर्च प्रपोजल होता है। कोई रिसर्च कैसा होगा, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट होंगे, उसमें जो प्रॉब्लम होगी वो किस बैकग्राउंड से होगी, उसमें जो हम टूल्स लेंगे वो कैसे होंगे, इन सारी की सारी तैयारी हम क्या करते हैं, रिसर्च प्रपोजल में करते हैं, रिसर्च सिनॉप्सिस में या रिसर्च प्लान में करते हैं। तो ये प्रत्येक रिसर्चर के लिए जरूरी होता है कि वो रिसर्च प्लान तैयार करे या बनाए। अब अगर हम देखें करीब 18 स्टेप ऐसे होते हैं जिनको अगर हम अच्छे से समझ लें या जान लें तो हम समझ सकते हैं कि रिसर्च जो प्रपोजल है या रिसर्च प्लान है उसको हम अच्छे से बना पाएंगे। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप ऐसे होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम रिसर्च सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। जब हम अनुसंधान रूपरेखा तैयार कर रहे हैं तो पहला चरण या पहला स्टेप जो होता है उसको हम क्या करते हैं, समस्या की पृष्ठभूमि, जो प्रॉब्लम का बैकग्राउंड है उसको हम ध्यान में रखते हैं कि समस्या की पृष्ठभूमि, अब कोई समस्या किस क्षेत्र से है, उसका आधार क्या है, वो कहां से ली गई है, इसके बारे में हम चर्चा सबसे पहले अपने रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च सिनॉप्सिस में करते हैं। तो समस्या की पृष्ठभूमि को हमें समझना जरूरी होता है, समझाना जरूरी होता है कि हम जो समस्या लेने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। दूसरा स्टेप जो होता है वो समस्या कथन यानी रिसर्च प्रॉब्लम होती। मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो आपने देखा होगा, मैं उसका लिंक भी इसको दे दूंगा इस वीडियो में, तो आपको जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे। तो दूसरा पॉइंट आता है जो रिसर्च प्रॉब्लम से होता है कि आपका शोध कथन क्या है यानी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में रिलेटेड होता है कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल में या रिसर्च सिनॉप्सिस में ये लिखेंगे पहले की समस्या का बैकग्राउंड कैसा है, कहां से समस्या ली गई है, किस प्रकार की समस्या है, हिस्टोरिकल है या साइंटिफिक है। और दूसरा जो स्टेप होगा वो सीधा सीधा रिसर्च प्रॉब्लम होगी, अनुसंधान समस्या होगी कि एक्चुअल में तुम जो काम करना चाहते हो किस प्रॉब्लम के ऊपर करना चाहते हो। इसमें तीसरा स्टेप है साहित्य की समीक्षा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कोई भी समस्या का निर्धारण करने से पहले हम क्या करते हैं, साहित्य की समीक्षा करते हैं। डिफरेंट प्रकार के साहित्यों को हम पढ़ते हैं, वो उससे हमें हेल्प मिलती है समस्या के साइंटिफिक नेचर को मेंटेन करने में या समस्या को और ज्यादा व्यापक, सकारात्मक, साइंटिफिक और बहुत ज्यादा सैद्धांतिक हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है,
साहित्य की समीक्षा। तो अब आपने कौन कौन से साहित्यों की समीक्षा की, कैसे कैसे समस्या को ढूंढने में क्या क्या किया, तो इसमें हम उन किताबों के बारे में, उस साहित्य के बारे में तीसरे स्टेप में मेंशन करेंगे। फोर्थ स्टेप आता है, जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, यहां हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव यानी अनुसंधान के उद्देश्यों को मेंशन करते हैं। देखिए, कोई भी काम तब तक अच्छा नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, सिस्टमेटिक नहीं होगा, जब तक उसके उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर हो। जैसे तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है वीडियो, कि आपका ज्ञान बढ़ जाए, आपका जो कॉन्सेप्ट खराब है वो अच्छा हो जाए। तो यहां पर ऐसे हम रिसर्च में एक चौथा स्टेप लेंगे कि अनुसंधान उद्देश्य, कि हमारे अनुसंधान जो हम प्रॉब्लम लिए हैं और इस पर जो रिसर्च करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उद्देश्य क्या होंगे, तो उद्देश्य बताने होते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अनुसंधान परिकल्पनाएं, यानी हमें रिसर्च हाइपोथेसिस। अब रिसर्च हाइपोथेसिस डिफरेंट प्रकार की रिसर्च हाइपोथेसिस होती हैं, जैसे बेसिकली एग्जांपल के तौर पर लेने नल हाइपोथेसिस होती है और रिसर्च हाइपोथेसिस होती है। तो हम हाइपोथेसिस लेंगे, क्यों, क्योंकि यहीं पर आपको सिद्ध करना है कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो किस दिशा में जाएगा और हमारा रिसर्च आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि बिना हाइपोथेसिस के रिसर्च का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अब हम पांचवें स्टेप में या फिफ्थ स्टेप में रिसर्च प्रॉब्लम के साथ साथ अब पांचवा जो स्टेप आएगा वो रिसर्च हाइपोथेसिस यानी अनुसंधान परिकल्पना की हम बात करेंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां पर जो 6th नंबर का स्टेप है वो है कि परिकल्पनाओं का तर्काधार, यानी जो परिकल्पनाएं हैं उन पर क्या किया जाए, लॉजिकल लेवल पर एनालिसिस किया जाए, तर्क किया जाए। क्योंकि परिकल्पना सेलेक्ट हो रही है तो क्यों सेलेक्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है तो क्यों रिजेक्ट हो रही है, या पर्टिकुलर परिकल्पना ही क्यों हम ले रहे हैं। तो यहां पर आपको तर्क करना पड़ेगा कि हम परिकल्पना की व्यापकता या परिकल्पना के सिद्ध होने की स्थिति क्या है और सिलेक्शन की स्थिति क्या है, रिजेक्ट होने की स्थिति क्या है। तो ये हम नंबर 6 में लेंगे। 7 नंबर पर आएगा संक्रियात्मक परिभाषाएं। अब जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में जो वेरिएबल हैं, चर हैं, या पूरी प्रॉब्लम है उसमें जो टेक्निकल टर्म है उनको कैसे डिफाइन किया जाए। जब तुम रिसर्च करने जा रहे हो तो उसमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम को तुम कैसे देख रहे हो और उस प्रॉब्लम के जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी या वेरिएबल हैं उनका तुम अध्ययन या उनका तुम लोगों के सामने, जिनके सामने रिसर्च प्रपोजल जाएगा, उनको समझाने के लिए क्या एक आइडिया तुम्हारे दिमाग में है उसका डिस्क्रिप्शन करना पड़ता है, उसको परिभाषित डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम संक्रियात्मक परिभाषाएं लेंगे। इसके बाद नंबर 8 जो है वो अध्ययन का महत्व, जो रिसर्च कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको बताना पड़ेगा। अब कोई भी रिसर्च हो उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस जरूर होता है, बिना इंपॉर्टेंस के रिसर्च अर्थपूर्ण नहीं होगा या उसमें कोई इतना अच्छा वो रिसर्च नहीं होगा जिसका कोई महत्व ना हो। अब महत्व हमें यहां बताने पड़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो 8 नंबर स्टेप पर रिसर्च महत्व हो जाएगा। 9 नंबर पर आएंगे तो अध्ययन का परिसीमन करेंगे, यानी जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं उसकी लिमिट। देखिए, रिसर्च का तो एरिया बहुत बड़ा होता है लेकिन हम उसकी लिमिटेशन, अब जैसे सपोज दैट हम परिसीमन की बात करें तो हम डेटा लेंगे। अगर भारत के लोगों के डेटा की बात करें या हमारी कोई प्रॉब्लम ऐसी है, जैसे हमने ले लिया कि भारत के विद्यालय, अब भारत के विद्यालय, लेकिन कौन से विद्यालय, भारत में तो बहुत सारे विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय या अनुदानित विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय या सेमी गवर्नमेंट विद्यालय, किस प्रकार के विद्यालय, सीमा बनानी पड़ेगी। हमारी अध्ययन का जो एरिया है वो कितना लिमिट में रहेगा ताकि तुम्हारा रिसर्च समय से और अपने उद्देश्य तक पहुंचे। इसलिए हम क्या करते हैं, अध्ययन का परिसीमन करते हैं। 10 नंबर पर आता है अनुसंधान विधियां, रिसर्च मेथड। अब किस मेथड से हम रिसर्च करेंगे, वो डिफरेंट मेथड होते हैं रिसर्च के, जिसमें अलग अलग स्टेप को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग मेथड्स की जरूरत होती। तो हमारे जो मेथड होंगे वो कौन कौन से मेथड हम लागू करेंगे, क्यों करेंगे और ये क्यों सुटेबल है हमारी प्रॉब्लम के लिए, इन पर चर्चा हम 10 नंबर टॉपिक में करेंगे। 11 नंबर पर हम लोग करेंगे जनसंख्या एवं प्रतिदर्श। जो हमारे पास पॉपुलेशन है और उसमें से जो हम सैंपलिंग करेंगे तो वो किस प्रकार का होगा, सैंपलिंग का तरीका क्या होगा और सैंपलिंग में कितनी बड़ी जनसंख्या को हम
ऐड करेंगे ताकि रिजल्ट जो है, उनकी फाइंडिंग जो है वो अच्छी आए। क्योंकि आपको पता होगा सैंपलिंग के टाइम में सैंपल का साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सैंपल का साइज, जैसे अगर हम 125 करोड़ भारतीय हैं और हम सर्वे करें और किसी एक व्यक्ति से पूछे कि भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे, और वो एक व्यक्ति बता दे खराब, तो क्या 125 करोड़ के ऊपर उस रिजल्ट को या उस सैंपल को जनरलाइज किया जा सकता? नहीं। तो सैंपल का साइज हमें इंपॉर्टेंट है। अब 125 करोड़ लोग हैं तो कम से कम इसमें ज्यादा से ज्यादा सैंपल का जितना बड़ा साइज होगा उतनी अच्छी फाइंडिंग और डेटा आपके पास आएगा। तो इसलिए यहां पर हमें ध्यान देना होता है, जनसंख्या प्रतिदर्श को भी सेलेक्ट करना या बताना जरूरी होता है। इसके बाद 12 नंबर पर बात आती है प्रदत्त संकलन उपकरण, यानी यहाँ डेटा कलेक्शन इक्विपमेंट की बात की जाती है, टूल्स की बात की जाती है। अब हजारों टूल्स होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स में आप इसको डिस्क्राइब कर बांट सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे प्रोजेक्टिव टूल्स और नॉन प्रोजेक्टिव टूल्स। तो आप कौन से टूल लोगे और क्यों लोगे, उनके इंपॉर्टेंस क्या है, उनके बारे में आप इस वाले स्टेप में बताने की कोशिश करें कि डेटा कलेक्शन के उपकरण कौन कौन से आप प्रयोग करेंगे और उसमें क्या क्या, किन किन चीजों को महत्व देंगे, इसके बारे में बताएंगे। 13 नंबर पर 13 नंबर पर आता है प्रदत्त विश्लेषण तकनीक, यानी डेटा एनालिसिस टेक्निक। अब डेटा एनालिसिस टेक्निक की अगर हम बात करें तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप कौन सी टेक्निक्स यूज करोगे और क्यों करोगे, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे आप टेक्निक्स में स्टैटिकल मेथड ले रहे हो, मैथमेटिकल मेथड ले रहे हो, और या कोई और प्रकार से आप चीजों को सॉल्व करके, एनालिसिस करके आप बताना चाहते हो, तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा स्टैटिकल मेथड है तो कौन से मेथड हैं, तो उनको यहां बताना पड़ेगा। 14 नंबर पर आता है प्रतिवेदन की प्रस्तावित रूपरेखा। जो आपका प्रपोजल है, जो आपका सिनॉप्सिस है, उसकी जो प्रस्तावित रूपरेखा है उसके बारे में एक ओवरव्यू यहां पर देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हमारा जो प्रतिवेदन है यानी प्रपोजल है, उसको हम एक ब्रीफ करेंगे, यहां पर बताएंगे कि उसमें क्या क्या है और किस प्रकार से है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, यानी 15 नंबर पर हम आते हैं। तो 15 नंबर है संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची, अब आप कौन कौन से शब्द जो है किताबें या लिटरेचर या और डिफरेंट टाइप की रेफरेंस बुक्स, उन कौन कौन से ग्रंथों को लोगे उसकी सूची, एक नॉर्मल सी उनके टाइटल, बुक के नेम और उनके ऑथर्स, इनके बारे में आप बताएंगे। तो यहां पर आता है संदर्भ ग्रंथ सूची। तो सारे संदर्भ ग्रंथ, रेफरेंस बुक्स जो आपकी उस प्रॉब्लम या रिसर्च से रिलेटेड हैं, उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे। इसके बाद आता है समयावधि, यानी टाइम लिमिट बताई जाती है कि आपका जो ये रिसर्च प्रोसेस है, जो प्रॉब्लम है, वो लगभग कितने दिन में। अब इसमें फिक्स टाइम तो आप नहीं बता सकते हो, लेकिन यहाँ एक ओवरव्यू देना पड़ता है, एक आपको लिमिट बतानी पड़ती है कि यह काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको करना होता है व्यय अनुमान अनुसूची, यानी एक्सपेंसेस कितने होंगे, खर्चे कितने आएंगे। अब खर्चे कोई बहुत फिक्स तो इस पे डेटा नहीं दिया जा सकता, लेकिन नियर अबाउट डेटा आप यहां पर दे सकते हैं। इससे आपको आइडिया होगा कि जो रिसर्च को एनालाइज करेगा वो जानेगा कि जो समस्या है इसमें कितने एक्सपेंसेस होंगे और उनमें कहां कहां फंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। और लास्ट में जो 18 नंबर पॉइंट है उसमें है परिशिष्ट। परिशिष्ट में हम जाएंगे और वहां हम देखेंगे कि उस रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड क्या क्या है, डेटा, आंकड़े, इन सब को परिशिष्ट में हम लोग मेंशन करते हैं। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, पेज नंबर, ये सब परिशिष्ट में जाता है। तो रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस कैसे तैयार किया जाए, इसका मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बताया। कोई भी, खास करके जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं या यूजीसी नेट या सीएसआई या नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, अब उनको किसी फील्ड में रिसर्च करना है, तो रिसर्च करने जाते हैं किसी गाइड के पास, एक्सपर्ट के पास, या किसी यूनिवर्सिटी में या किसी संस्थान में, इंस्टीट्यूशन में, तो वहां किसी गाइड से बातचीत करते हैं, तो ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, जिससे जो गाइड होता है उसको पता नहीं चलता है कि ये क्या कह रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास रिसर्च सिनॉप्सिस होगी या रिसर्च प्रपोजल होगा या रिसर्च प्लान होगा, तो
तो आप उनको दे देंगे और उसको रीड कर लेंगे, फिर वो आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे। तो बड़ा आसान हो जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा ओवरव्यू रिसर्च सिनॉप्सिस से संबंधित है। बड़ा मुश्किल है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है, तो कुछ आइडिया मिलेगा आपको ये वीडियो देख करके। बच्चों, वीडियो के साथ जो एक्सपीरियंसेस वो कमेंट में लिखो। जो नए लोग हैं वो वीडियो अभी देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ये सब कुछ कर लें और फॉरवर्ड भी कर दें अपने दोस्तों के पास, तो और लोगों को भी फायदा होगा जो लोग अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं। थैंक यू सो मच।